नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानिधि इंदिरा IVF पटना से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे इस नॉलेज सीरीज प्रोग्राम में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीमेन एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, उससे बात करने के पहले मैं कुछ और बात आपके बीच रखना चाहता हूं। मैंने कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है। मेरा लास्ट डोज 8 मार्च को लगा था। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं सुरक्षित भी हूं। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, आज 28 अप्रैल 2021 से 18 वर्ष से ऊपर के सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मेरी ये विनती है आपसे कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो आप cowin.gov.in पर जाएं, जो आपके आरोग्य सेतु ऐप पे भी है, और अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करवाएं। एक बात हमेशा याद रखें, कोरोना के चेन को तोड़ने का सबसे बेस्ट उपाय वैक्सीनेशन ही है। अगर कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन जरूर लगाना है। मेरी नम्र विनती है आप लोगों से कि आप भी सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित करें, बेवजह बाहर नहीं जाएं, और अगर जाना जरूरी है तो मास्क और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। क्योंकि अगर आप बचेंगे, अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप दूसरे को सुरक्षित रखेंगे, और अगर हम सारे लोग एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगे तभी हम कोरोना मुक्त हो पाएंगे। अब आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। और आज ये जो टॉपिक सीमेन एनालिसिस का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है निसंतानता के इलाज के लिए। और आज के टॉपिक से रिलेटेड या जो मेरा प्रीवियस प्रोग्राम हुआ था, जो भी हमने नॉलेज प्रोग्राम में मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में अगर कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। 10 से 15% लोग हमारे देश में निसंतानता से ग्रसित हैं, या एकदम सिंपल भाषा में बोले तो हर एक 6 जोड़ों में से एक जोड़ा निसंतानता से ग्रसित है। या ये बोले कि उनको कंसीव करने में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। और हमारे वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि निसंतानता के लिए सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार नहीं होती हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर रूप से इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार 40% लोग पुरुष में प्रॉब्लम के कारण निसंतान रहते हैं, 40% महिलाओं में होती हैं, 10% में महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं, और 10% केसों में दोनों महिला और पुरुष नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी वो संतान प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं अननोन। और हम जब भी किसी फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे जाते हैं, या अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो 3 से 4 जांचें वो ओवरऑल हमको
बोलते हैं या उनका रिपोर्ट देखते हैं, उनमें एक जो इंपॉर्टेंट, अगर महिलाओं में बात करें तो 3 जांचें होती हैं, अंडे की जांच, बच्चेदानी की जांच और फैलोपियन ट्यूब या नली का जांच। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो सबसे जो मोस्ट प्राइमरी और प्रिमिटिव टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। ओवरऑल सीमेन एनालिसिस करने से हम पुरुष के एक जो एक रूटीन एक जो बहुत एक उसका जो स्क्रीनिंग करने से हमको एक बार देखने से पता चल जाता है उनके रिपोर्ट को कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और सीमेन एनालिसिस जो है वो सबसे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव जांच होती है निसंतानता के कारण का पता लगाने की। हार्डली इसका कॉस्ट 300 से 500 रुपए के बीच में होता है। तो और बहुत सारे अवेलेबल अच्छे लैब हमारे देश में है जहां पे सिर्फ एक सिंपल जांच से हम पता कर सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या निसंतानता का क्या कारण है। दूसरा जो सैंपल प्रोडक्शन, जो सैंपल प्रोड्यूस करने का जो तरीका होता है सीमेन में, वो बहुत इजी होता है, इसलिए ये इजीली अवेलेबल है और इसको हम लोग प्राइमरी टेस्ट बोलते हैं निसंतानता के लिए, अगर हमको निसंतानता का पता लगाना है। सीमेन एनालिसिस करवाने के पहले किसी भी पुरुष का सेक्सुअल एब्स्टिनेंस पीरियड जानना बहुत जरूरी होता है और तभी आप एक जो प्रॉपर रिपोर्ट बोलते हैं वो आप पा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सेक्सुअल एब्स्टिनेंस पीरियड 2 से 7 दिनों का होना चाहिए। अब सेक्सुअल एब्स्टिनेंस पीरियड होता क्या है कि बेसिकली ये गैप होता है आपके 2 इजैकुलेशन के बीच का, मतलब तो 2 इजैकुलेशन का बीच का जो गैप होना चाहिए वो 2 से 7 दिन के बीच ही होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर रिपोर्ट मिल सकता है आपको। तो ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद फिर हम जब आप 2 से 7 दिनों के गैप के बाद सैंपल प्रोवाइड करते हैं तो उसमें 2-3 चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंटली ख्याल कीजिए। कोशिश कीजिए अपना सारा सैंपल जो कलेक्शन करना है वो हॉस्पिटल में ही करें, वहां के कलेक्शन रूम में करें और विद इन 10 to 20 मिनट्स आपका जो सीमेन सैंपल है वो लैब में डिलीवर हो जाना चाहिए। इस दौरान टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी बहुत मायने रखता है। तो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत कम टेम्परेचर भी इस स्पर्मेटोजोआ के लिए घातक होता है। इसीलिए जो ड्यूरेशन है आपको, इसलिए हमने बोला कि अगर आप हॉस्पिटल कैंपस या क्लिनिक के कैंपस में कलेक्शन करते हैं तो इन 4 चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटायर जो सीमेन एनालिसिस है वो 1 घंटे के अंदर पूरा होना चाहिए आइडियली टू गेट प्रॉपर रिपोर्ट। जब भी हमारे यहाँ सैंपल हमारे लेबोरेटरी में आता है तो हम उसको एनालाइज जब करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं लिक्विफेक्शन टाइम। सैंपल रिसीविंग करने के बाद लिक्विफेक्शन टाइम होता है कि जब भी सैंपल हमको मिलता है तो वो कोएगुलेट हो जाता है, एक कोएगुलेशन का फॉर्म हो जाता है और कुछ देर के बाद अराउंड 20 मिनट 25 मिनट के बाद वो लिक्विफाई कर जाता है। ये लिक्विफेक्शन टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेचुरली जब ये सैंपल आपके वेजाना में डिपॉजिट होता है, महिला के शरीर में डिपॉजिट होता है, तो वहां के एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाने के लिए स्पर्मेटोजोआ को तो एक कोएगुलेशन का फॉर्म करते हैं, जिसके कारण से वो ये न्यूट्रलाइज भी करते हैं वहां के प्लेट्स को और फिर धीरे धीरे स्पर्म लिक्विफाई होकर के आगे इससे स्पर्मेटोजोआ निकल के आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विफेक्शन टाइम 20 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। उसके बाद हम इंटायर सीमेन एनालिसिस को
दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल एनालिसिस, जिसे हम लोग मैक्रोस्कोपिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग उसके कलर को देखते हैं, पीएच, विस्कोसिटी एंड ऑफ कोर्स लिक्विफेक्शन को पहले देख लेते हैं। आइडियली सीमेंट का कलर ग्रे ऑपेलसेंट होता है, और अगर कोई भी कलर डिफर है तो अगेन ये कुछ इंडिकेटिव हो सकता है किसी प्रॉब्लम का। जैसे कि अगर येलोइश कलर है तो एक ऑल्सो इंडिकेटिव होता है कि अगर कोई विटामिन ले रहे हो आप, उसके कारण से उसका कलर येलो हो सकता है, या कभी कभी जॉइंटिस के केस में भी ये येलो हो जाता है। अगर ये रेड इन कलर है हल्का सा, अगर ब्लड मिक्स आपको दिख रहा है तो एक इंडिकेशन होता है कि कहीं कहीं इंजुरी है। उसमें भी आप डार्क रेड देख रहे हैं कि वेरी लाइट रेड देख रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी एक इंडिकेटिव होता है। इनफैक्ट अगर आपका कलर येलो दिख रहा है तो हीमेचूरिया, यूरिन कंटामिनेशन को भी शो करता है। उसके बाद आते हैं लोग विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसको हम नेकेड आई से ही देख करके पता करते हैं। अगर आपका नॉर्मल विस्कस सैंपल है, इसका मतलब है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर सैंपल का विस्कोसिटी ज्यादा है तो अगेन ये इंडिकेटिव होता है किसी एंजाइमेटिक प्रॉब्लम का, किसी एब्नॉर्मलिटी का इन द सीमेंट सैंपल, कि आपका कोई हो सकता है कि जो एसेसरी ग्लैंड है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हो। उसके बाद हम लोग आते हैं पीएच। आइडियली सीमेंट सैंपल का पीएच अल्कलाइन होना चाहिए, 7.2 से ऊपर होना चाहिए, 7.2 to 8 के आसपास। और अगर आपके सीमेंट में यूरिन का कंटामिनेशन हो गया तो इसका पीएच एसिडिक हो जाता है। या अगर आपका सेमाइनल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तब भी ये एसिडिक हो जाएगा। तो ये भी जो पीएच है एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है आपके एब्नॉर्मलिटी का, किसी प्रॉब्लम का। फिजिकल एनालिसिस करने के बाद हम लोग जो है वो मैक्रोस्कोपिकल एनालिसिस करते हैं सीमेंट का। और उस मैक्रोस्कोपिकल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं वो है स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी। ये आपके ओवरऑल स्पर्म प्रोडक्शन, आपके टेस्टिस के स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बताता है। WHO के अनुसार स्पर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 15 मिलियन पर ml या 39 मिलियन पर इजैकुलेट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम लोग स्पर्म मोटिलिटी देखते हैं, गतिशीलता देखते हैं कि जो भी स्पर्म आपके सीमेन में अवेलेबल है, वो उपस्थित है, उसमें कितने गतिशील हैं, कितने अगतिशील हैं, मतलब मोटिलिटी कितना है और इमोटाइल कितना है। क्योंकि नेचुरली इस सीमेंट सैंपल को, इस स्पर्मेटोजोआ को महिलाओं के सर्विक्स से ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है और फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है। तो जितनी ज्यादा गतिशीलता होगी वो सैंपल उतना ही अच्छा होगा। और WHO के अनुसार 40% से ज्यादा गतिशीलता होनी ही चाहिए, या 32% से ज्यादा, कम से कम 32% रैपिड प्रोग्रेसिव तो होना ही चाहिए। तो ये गतिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वाइटलिटी या वायबिलिटी, कि जो भी सीमेंट सैंपल, जो भी स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है उसमें से कितने वायबल हैं, कितने नॉन वायबल हैं। WHO के अनुसार ये 58% होना चाहिए वायबल स्पर्मेटोजोआ। एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वायबिलिटी असेसमेंट का वो ये है कि अगर किसी पुरुष के सीमेन का जो मोटिलिटी है, जो स्पर्मेटोजोआ का जो गतिशीलता है, अगर वो नील है, मतलब एक ही स्पर्मेटोजोआ गतिशील नहीं है, मोटाइल नहीं है, तो उस केस में हम इस टेस्ट से ये पता करते हैं कि वो डेड है या मोटाइल है। दोनों में अंतर होता है।
अगर आपके स्पर्म डेड हैं पूरे, तो डेफिनेटली ये कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके स्पर्म इमोटाइल है बट अंदर उनमें लाइफ है, वो सिर्फ चल नहीं पा रहा है लेकिन वो लाइव है, वो लाइव है, तो इन दैट केस हम सेम स्पर्मेटोजोआ को आपके निसंतानता के इलाज के लिए यूज कर सकते हैं और इसी स्पर्म से हम आपको संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। तो ये वायबिलिटी असेसमेंट का इंपॉर्टेंस हुआ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सीमेन एनालिसिस में, वो है मॉर्फोलॉजी। ये जो आपके स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो देखने में कैसे है। आइडियली एक स्पर्म का जो हेड होता है वो 4 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए। इसका वेट 3 to 4 माइक्रोमीटर होना चाहिए। ओवरऑल लेंथ जो होता है वो 50 to 60 माइक्रोमीटर होता है। और आप लोग ये जान के बहुत आश्चर्य करेंगे कि स्पर्मेटोजोआ हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल माना जाता है। और उसी तरीके से जो अंडे होते हैं, oocyte होते हैं, वो आपके शरीर का सबसे बड़ा सेल माना जाता है। तो ऊपर वाले ने या नेचर ने इस तरह से बनाया है कि आपसी सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल जब मिलता है तो एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये कोई इंटरेस्टिंग चीज था जो मैंने थोड़ा सा टॉपिक से हटके बताया। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो स्पर्मेटोजोआ का मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि oocyte में ये कैपेसिटी होता है जो सबसे नॉर्मल और बेस्ट क्वालिटी स्पर्मेटोजोआ होगा वही इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। oocyte में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्पर्म, इन करोड़ों स्पर्म में से कौन सा स्पर्म सबसे बेस्ट है, और उसी स्पर्म को वो लोग अपने में एंट्री करवाते हैं। एंट्री होता है और वो फर्टिलाइज करने के लिए वो फर्टिलाइज कर पाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी अगेन WHO के अनुसार 4% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग राउंड सेल्स भी देखते हैं कि जो सीमेन है उसमें इमेच्योर जर्म सेल या WBCs या इपिथेलियल सेल्स कितने ज्यादा है। अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा है, अगेन ये इंडिकेटिव है कोई एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। और जब भी अगर आपके राउंड सेल्स 5 मिलियन से ऊपर होते हैं तो हम लोग ये भी देखने का कोशिश करते हैं कि वो कहीं पस सेल तो नहीं है, WBC तो नहीं है। और अगर WBC का कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलियन पर ml से ज्यादा है तो ये किसी इन्फेक्शन को शो करता है आपके सीमेन। तो जैसा कि मैंने बताया, माइक्रोस्कोपिकल या फिजिकल एनालिसिस में 4 लिक्विफेक्शन टाइम, कलर, पीएच और विस्कोसिटी। और माइक्रोस्कोपिकल एनालिसिस में हम लोग स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड वायबिलिटी, उसके साथ साथ राउंड सेल्स, ये 5 चीजों को हम लोग देखते हैं। और इसके बेसिस पे जो इसका रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो अगर आपके स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम या 39 मिलियन पर इजैकुलेट से कम है, तो इस कंडीशन को हम लोग ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं। और कभी कभी अगर ये 5 मिलियन से भी कम है तो हम लोग इसको सेवियर ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं। अगर सीमेन की गतिशीलता, स्पर्म की गतिशीलता 40% से कम है तो उसको हम लोग एक्सटेनोजूस्पर्मिया बोलते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी पुअर है तो हम लोग उसको टेरेटोजूस्पर्मिया बोलते हैं। अगर आपके सीमेन सैंपल में एक भी शुक्राणु नहीं है, एक भी स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और अगर आप सीमेन ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप सैंपल ही नहीं दे पा रहे हैं, उस केस को हम लोग एस्पर्मिया बोलते हैं।
ये कुछ कुछ चीजें डायग्नोसिस का मैंने आपको रिपोर्ट बताया। आप लोग अपने घर में अगर आपके पास पुराना कोई जांच का रिपोर्ट किया हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं और इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बट इसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे निसंतानता के इलाज के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो उनसे बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो अगर आपके सीमेन का रिपोर्ट नॉर्मल है तो डेफिनेटली वो एक एक्सपेक्ट है। लेकिन अगर इसके सीमेन का जो रिपोर्ट है स्पर्मेटोजोआ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, सेवियर ओलिगोजोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, उस केस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पे आपका निसंतानता का इलाज हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, हम लोग तो टाइम इन द कोर्स टीआई या आईवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के आधार पे। और अगर उसके स्पर्म के काउंट कम हो गए ओलिगोजोस्पर्मिया, तो हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको हम आपके स्पर्म से संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्पर्म और भी कम हो गए 5 मिलियन से भी कम, जिसमें कि हम आईवीएफ भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस एक जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है वो है इक्सी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रक्रिया में जितने आपके महिलाओं के जितने अंडे हैं उतने ही शुक्राणु चाहिए होते हैं। तो हम एक माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन आता है जिसमें एक माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छा क्वालिटी का लगा होता है, जिसमें हम आपके स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देख करके जो सबसे बेस्ट स्पर्म होता है उसको हम पिक करके उसको हम एग के अंदर डाल देते हैं और इस तरह से हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। और पिछले 10-15 सालों में इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ा है और इसके द्वारा बहुत से लोग संतान प्राप्ति करके एक खुशी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एजोस्पर्मिया भी हैं, यानी अगर आपके स्पर्म मिल हैं, तो पहले क्या होता था कि वो संतान प्राप्ति कर ही नहीं पाते थे अपने खुद के स्पर्म से। लेकिन नहीं, अगर आप एजोस्पर्मिया है तो अपने नजदीकी निसंतानता केंद्र पर जाकर के अपने टेस्टिस की बायोप्सी जरूर करवाएं। हम लोग इसको टीजा या टीजी बोलते हैं। इस केस में अगर आपके जो एजोस्पर्मिया है वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, इन दैट केस हम लोग को अगर 5 से 10 स्पर्मेटोजोआ भी मिल जाता है तो हम उसी स्पर्मेटोजोआ को यूज करके आपको आपके स्पर्म से आपके शुक्राणु से संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत सारी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट ये सारे ऑप्शंस डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए यूज होगा बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट। दोस्तों, तो ये था आज सीमेन एनालिसिस के बारे में। आपको इससे जुड़ी और कुछ बातें अगर जाननी हो और आपको नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को अलविदा कहना चाहता हूं, एक नोट के साथ, प्लीज स्टे सेफ, वैक्सीन जरूर लगवाएं और हम सारे लोगों को मिलकर इस कोरोना को हराना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।